हेलो एस्पायरेंट। आज हम यूपीपीसीएस के लिए जो समसामयिक की घटनासार आती है उसको कवर करने वाले हैं। उसका सेक्शन जो राष्ट्रीय घटनाक्रम के नाम से दिया हुआ है उसमें कौन कौन सी न्यूज़ हमारे काम की है और कौन कौन से फैक्ट हमें याद करने हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला सेक्शन है, अगर हम राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखेंगे तो सबसे पहला सेक्शन पड़ेगा जिसे हम कहेंगे परमाणु परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भरता। परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भरता। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन कौन सी न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत का लक्ष्य क्या है, परमाणु ऊर्जा को लेकर भारत का लक्ष्य क्या है। तो जो परमाणु ऊर्जा है इसको लेकर भारत का क्या लक्ष्य है, इसको लेकर जो लक्ष्य है भारत का वो है कि भारत 2047 तक कितना, 2047 तक 100 गीगावाट, 2047 तक 100 गीगावाट याद रखना है, 2047 तक 100 गीगावाट। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि जो भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है वह कितने चरणों का है। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम ये कितने चरणों में है, तो याद रखना है 3 चरणों में है। और भारत इसके किस चरण में है, तो भारत इसके अभी दूसरे चरण में है। 3 चरणीय कार्यक्रम है जिसे भारत अभी वर्तमान में दूसरे चरण में है। याद रखना कि वर्तमान में दूसरे चरण में भारत है, तो हमें ये फैक्ट याद रखना है। तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि जो ये परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जो है इसकी परिकल्पना किसने की थी। अगर कभी पूछ ले कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना किसने की, तो याद होना चाहिए कि होमी जहांगीर भाभा ने इसकी परिकल्पना की थी। होमी जहांगीर भाभा ने इसकी परिकल्पना की थी। जो ये कार्यक्रम है हमारा, और इसकी परिकल्पना कब की थी, होमी जहांगीर भाभा ने 1950s के टाइम में इसकी परिकल्पना कर दी थी। आगे देखेंगे कि जो इसमें यूज किया जा रहा है, कौन सा ईंधन किस कार्यक्रम में, यानी किस चरण में कौन सा ईंधन यूज होता है, किस चरण में कौन सा ईंधन, ये याद रखना है हमें, किस चरण में कौन सा ईंधन यूज होता है। अगर हम ये देखेंगे तो देखेंगे कि जो इसमें पहला चरण है फर्स्ट चरण, यानी फर्स्ट चरण में जो हम यूज करते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में यूरेनियम का यूज करते हैं। तो याद रखना पहले चरण में यूरेनियम का यूज करेंगे, और दूसरे चरण में, और अगर सेकंड चरण में देखेंगे तो जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अभी हम आपको समझाएंगे कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्या है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है। तो इसमें जो दूसरा चरण है उसमें हम किसका यूज करते हैं, उसमें हम यूज करेंगे प्लूटोनियम का। और जो थर्ड है, तीसरा चरण है, उसमें किसका, उसमें हम पूरी तरह से कहें यूरेनियम का जो प्रयोग है वो थोरियम के संग प्रतिक्रिया के लिए होता है, यानी मैक्सिमम प्रयोग हम थोरियम का करेंगे और इसी से यूरेनियम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये तीसरा चरण है। आगे अगर हम देखें कि जो भारत का 3 चरण वाला है और भारत अभी इसमें दूसरे चरण में है, तो आगे कैसे भारत अपने को आत्मनिर्भर कह रहा है, यानी भारत दूसरे चरण में तो प्रवेश कर गया है, लेकिन जब भारत तीसरे चरण में क्या यूज करेगा, थोरियम। और ये क्या है, ये जो है भारत का तटीय इलाका है। तटीय इलाका जो है यहाँ पर पाया जाता है। तटीय इलाका जैसे केरल की जो रेत होती है, केरल की जो सैंड है, इसमें बहुत सारा मिलता है, इसलिए भारत क्या करेगा कि इसका मैक्सिमम यूज करना चाह रहा है। अगर हम बात करें कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते क्या हैं, बताएं आपको कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो हैं ये क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो मान लो एक रिएक्टर है, कोई भी रिएक्टर यानी कोई भी मशीन है, जैसे ये एक मशीन हो गई, ये क्या है, एक मशीन है। अगर ये बिजली पैदा करे, अगर इस मशीन से हमें बिजली पैदा करनी हो तो इसमें ईंधन की जरूरत होगी। अगर हम जितना ईंधन दें इसको तो ये ईंधन खपत करेगा। तो जितना ईंधन ये खपत करेगा ये उससे कहीं ज़्यादा ईंधन पैदा कर देता है, यानी जितना ईंधन ये खपत करता है उससे कई गुना ज़्यादा ईंधन ये पैदा कर देता है। ये होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर।
और जो भारत का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसका विकास किसने किया, यानी किसके द्वारा डेवलप्ड है। याद रखना हो कि भारत का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो वह इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा डेवलप है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा डेवलप किया गया है। और अगर बताऊं कि इस रिएक्टर की क्षमता कितनी है, तो इस रिएक्टर की क्षमता कितनी है, इस रिएक्टर की क्षमता है 500 मेगावाट। 500 मेगावाट इस रिएक्टर की क्षमता है। और जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया गया है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये कहाँ पर है, ये याद रखना है कि ये तमिलनाडु के कलपक्कम में है। तमिलनाडु के कलपक्कम में ये संयंत्र लगाया गया है, ये हमें याद रखना है। तीसरी चीज की जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये इससे पहले किसी देश ने यूज किया, हाँ, तो इससे पहले भी इसे किसी देश ने यूज कर लिया है, वो है रूस। रूस ने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को डेवलप किया और उसका यूज कर रहा है। तो भारत कौन सा देश होगा, तो याद रखना कि भारत सेकंड देश है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का यूज करने वाला। आगे हम देखें कि एक टॉपिक इसी के साथ में जो और कवर करना है वो है कि एक विधेयक लाया गया है इसी से रिलेटेड। उस विधेयक का नाम क्या है, उस विधेयक का नाम है शांति विधेयक। तो मैं देखना कि शांति विधेयक क्या है, सिर्फ इतना याद होगा कि शांति विधेयक किससे रिलेटेड है। तो शांति विधेयक किससे रिलेटेड है, परमाणु ऊर्जा, जो परमाणु ऊर्जा है उसका जो सतत दोहन होता है, परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन से रिलेटेड है। सतत दोहन से रिलेटेड क्या है, वो है शांति विधेयक। शांति विधेयक कब आया, शांति विधेयक आया 2025 का है, 2025 का। और 2026 का जो भी बजट आया था, जो 2026 का बजट आया था इसी साल, इसमें क्या था, इसमें था परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा। 2026 के बजट में परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई थी। परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा कहाँ थी, बजट 2026 में थी, यह याद रखना है। इसके साथ याद क्या रखना है कि जो इस मिशन का उद्देश्य क्या था, इस मिशन का उद्देश्य था कि 2033 तक जो छोटे रिएक्टर होते हैं, यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, यानी छोटे रिएक्टरों को कितने, पांच छोटे रिएक्टर को चालू करना था। 2033 तक 5 छोटे रिएक्टरों को चालू करना था, ये याद रखना है। इस टॉपिक में एक चीज और याद रखनी है, वो है कि भारत की जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता है, भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है। तो यह याद रखना कि हमें 8.78 गीगावाट, 8.78 गीगावाट भारत की क्षमता है। और ये लक्ष्य कितना, सरकार ने लक्ष्य रखा कि हम 2032 तक इसे 22.38 गीगावाट कर लेंगे। तो हमें ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, क्या कि 2032 तक, ये गलत हो गया यहाँ पर, आपको याद रखना कि 2032 तक कितनी कर लेनी है, 22.38 गीगावाट। और अभी वर्तमान में कितने हैं, 8.78 गीगावाट। आगे क्या याद रखना है कि 2026 का जो बजट है उसमें परमाणु ऊर्जा मिशन की जानकारी दी गई, जिसका लक्ष्य है कि 2033 तक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 5 चालू करने हैं। हमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ याद रखनी है कि जो परमाणु ऊर्जा मिशन है, इसके तहत 2033 तक का लक्ष्य स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने का, लेकिन जो परमाणु ऊर्जा क्षमता में 2032 तक का लक्ष्य, यानी 1 साल का अंतर है, कभी सेम ईयर करके आपसे सवाल गलत करवा सकता है। याद रखना कि शांति विधेयक किससे रिलेटेड है, वो परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन से। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में भारत दूसरा देश है जो इसे चालू कर रहा है। आगे क्या याद रखना है कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भारत का 3 चरणीय है और परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य क्या भारत का 2047 तक 100 गीगावाट। ये आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है भारत में जो है पहली बार क्या बनाया गया है, ड्राइवर रहित, ड्राइवर लेस टैक्सी परियोजना, ड्राइवरलेस टैक्सी परियोजना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि ये कहाँ पर है। याद क्या रखना है, ये कहाँ शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है मुंबई में।
तो हमें क्या याद रखना कि ये मुंबई में शुरू की गई है। अब मुंबई में किस स्थान पे शुरू की गई? तो मुंबई में शुरू की गई कुर्ला, कुर्ला टू, कुर्ला से बीकेसी, कुर्ला से बीकेसी के बीच में ये मुंबई में ड्राइवरलेस परियोजना शुरू की गई है। आगे, यह कितना बड़ा क्षेत्र है जहां शुरू की गई है? इसकी लंबाई कितनी है? 3.36 किलोमीटर, 3.36 किलोमीटर लंबाई है कुर्ला से बीकेसी की, कि इसके बीच में जो है ड्राइवरलेस परियोजना शुरू की गई है। अब इसमें याद क्या रखना है, इसमें 8 स्टेशन है, टोटल 8 स्टेशन है। कभी बीकेसी की जगह बांद्रा लिखा मिले तो ये भी सही, क्योंकि बीकेसी ही बांद्रा का, बांद्रा में जो बीकेसी है उसी के बीच शुरू की गई है। अब इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये है कि 2031 तक 8.5 किलोमीटर, 2031 तक 8.85 किलोमीटर बनाने का लक्ष्य है। लक्ष्य कब तक है? 2031 तक। आगे क्या, आगे इसमें कुछ नहीं याद करेंगे, अगला चैप्टर देखेंगे जो तीसरा टॉपिक होगा। तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक है हमारा कि जो एक रिपोर्ट आती है वायु गुणवत्ता से रिलेटेड, वायु गुणवत्ता से रिलेटेड एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट क्या आती है, कौन रिपोर्ट निकालता है? तो ऊर्जा और सुरक्षा वायु अनुसंधान केंद्र, यानी ऊर्जा और, डार्क कलर यूज करता हूं मैं, ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र, स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र, यानी क्लीन एनर्जी रिसर्च सेंटर, सेरा एक रिपोर्ट निकालती है। अब इस रिपोर्ट में बताया क्या गया है? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो सबसे प्रदूषित शहर है, सबसे प्रदूषित शहर है वह है कौन सा? वह है गुरुग्राम। इसने बताया कि जो हरियाणा का शहर है वो गुरुग्राम। तो अब ये रिपोर्ट क्या, ये रिपोर्ट आती है मंथली भी आती है, वार्षिकी भी आती है। तो जो मंथ वाइज है उसमें बताया इसने मंथली में कि गुरुग्राम जो है सबसे प्रदूषित शहर है। लेकिन अगर पूरे वित्त वर्ष की बात करा, पूरा वित्त वर्ष मतलब 2025-26 समग्र रूप से देखेंगे तो सबसे प्रदूषित क्या है? सबसे प्रदूषित शहर है फिर गाजियाबाद। तो याद रखना कि अगर सेरा की रिपोर्ट के अनुसार, अगर कभी ये पूछे कि जो सेरा की रिपोर्ट है इसके अनुसार पूरे वित्त वर्ष में सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद, मंथली वाइज गुरुग्राम। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक हम करते हैं। अगला टॉपिक ये है कि जो ऑपरेशन तिरंगा है, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ऑपरेशन तिरंगा क्या है? ऑपरेशन तिरंगा, ऑपरेशन तिरंगा के बारे में पढ़ना है। ऑपरेशन तिरंगा क्या है? ऑपरेशन तिरंगा है कि जो थिएटर कमान है, थिएटर कमानों के गठन से रिलेटेड है। ऑपरेशन तिरंगा किससे रिलेटेड है? तो ऑपरेशन तिरंगा रिलेटेड है थिएटर कमान के गठन से। याद रखना है कि थिएटर कमान के गठन से रिलेटेड है ऑपरेशन तिरंगा। है क्या थिएटर कमान का उद्देश्य क्या है? अगर हम पूछे थिएटर कमान का क्या काम है, तो थिएटर कमान का काम क्या है कि जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं जो होती हैं भारत की, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों सेनाओं के बीच, तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य बनाना, तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य, और तीनों सेनाओं की ताकत और जो तीनों सेनाओं के संसाधन है, यानी तीनों सेनाओं की जो ताकत है और तीनों सेनाओं के जो संसाधन है, इनको एक ही भौगोलिक क्षेत्र के तहत, इनको एक भौगोलिक क्षेत्र में, एक भौगोलिक क्षेत्र में एक कमांडर के अधीन लाना, एक कमांडर के अधीन लाना। ये याद रखना हमें कि जो थिएटर कमान है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो तीनों सेनाएं हैं इनकी ताकत और इनके संसाधन को एक भौगोलिक क्षेत्र के तहत एक कमांडर के अधीन लाना है। ये थिएटर कमान का उद्देश्य है। आगे ध्यान रखेंगे कि थिएटर कमान के दो पहलू, एक थिएटर कमान का, एक है कि थिएटर कमान की अवधारणा क्या है, इसके दो पहलू हैं। एक है इसका प्रिंसिपल, यानी अवधारणा कौन से, किस अवधारणा पर काम करेगा, और दूसरा है कार्यान्वयन, कार्य करने की शैली क्या होगी। ये इसके दो पहलू हैं, ये याद रखना है।
अब दूसरी चीज कि जो ये पूरा ऑपरेशन तिरंगा हुआ है, इसकी चर्चा कहाँ पर हुई है? अब इसकी चर्चा की गई है कि बेंगलुरु में एक रण संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। रण संवाद कार्यक्रम ये कहाँ था? ये था बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कब हुआ? 2026 में हुआ। रण संवाद कार्यक्रम 2026 में हुआ। वहीं पर इसकी घोषणा की गई। किस चीज की घोषणा हुई? वहां पर घोषणा की गई कि जो ये थिएटर कमान है, इसका गठन की प्रक्रिया जो है, ये गठन प्रक्रिया पूर्ण है। इसकी घोषणा वहीं पर की गई। और अगर हमसे कभी पूछ ले कि थिएटर कमान जो है, यह पद्धति कहाँ कब से शुरू हुई, यानी थिएटर कमान की जो प्रक्रिया है ये शुरू कहाँ से हुई थी? तो शुरू हुई थी जब 2019 में सीडीएस का पद बनाया गया था। तो सीडीएस के पद बनने के साथ ही शुरू हुई। 2019 से शुरू कब? जब सीडीएस का पद बना। सीडीएस का पद बनने के साथ ही यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कि जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, तो एक कानून बनाया गया है। कानून का नाम क्या है? कानून का नाम है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रशासन कानून। ये याद रखना है, केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस प्रशासन कानून, यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये 2026 का कानून है। अब क्या याद रखना है? किस कानून का उद्देश्य क्या है? कानून का उद्देश्य कि जो आंतरिक सुरक्षा है, देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना। इसका उद्देश्य क्या है? सुरक्षा मजबूत करना। सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा मजबूत करना। आंतरिक सुरक्षा मजबूत करना, इस कानून का उद्देश्य है आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना। अब क्या याद रखना? हमें याद रखना है कि जो ये कानून है, इसमें कई सारे पुलिस बल शामिल किए गए हैं। जैसे एक पुलिस बल शामिल किया गया है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। दूसरा क्या शामिल किया गया है? दूसरा शामिल किया गया है सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल। तीसरा क्या शामिल किया गया है? तीसरा शामिल किया गया है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। आगे क्या शामिल किया गया? चौथा शामिल किया गया है आईटीबीपी। पांचवा क्या शामिल किया गया? पांचवा शामिल किया गया है सशस्त्र सीमा बल। आपको बता दिया, एक था सीमा सुरक्षा बल, एक है सशस्त्र सीमा बल, यानी ये दोनों याद रखें। यानी टोटल कितने शामिल है? यानी कुल 5। टोटल 5 ही है भारत में, तो कुल 5 को शामिल किया गया है। आगे इस कानून का उद्देश्य क्या था? इस कानून का उद्देश्य था कि आंतरिक सुरक्षा करना। अब ये नया कानून बनाया गया है, तो इन नए कानून में कुछ चीजें बदली गई, जैसे कि जो सेवा शर्तें होंगी, नियुक्तियां होंगी, पदोन्नति होगी, उसके लिए व्यापक ढांचा इसी कानून में दे दिया गया है। यानी जो उनकी नियुक्ति होगी, पदोन्नति होगी, इससे संबंधित प्रावधान भी इसमें शामिल है। ये याद रखना है हमें। अब क्या याद रखना कि ये कानून जो है, ये कानून 2 अप्रैल, 2 तारीखें याद रखनी, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल। यानी 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा से पारित हुआ है। तो याद रखना क्या, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को एक दिन लोकसभा एक दिन राज्यसभा से पारित हो गया था। अगला चैप्टर अगर हम देखें, अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके बारे में पढ़ना है हमें। थोड़ा सा देखना क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, कि जब हम एक इलाका है भारत में कच्छ के बारे में जानते हैं। कच्छ कहाँ है? कच्छ है गुजरात में। तो यहाँ पर क्या है? गुजरात में क्या है? जो बस्टर्ड पक्षी हैं, तो यहाँ पर जो मादा बस्टर्ड पक्षी है, मादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो इसका जो मादा होती है, ये मादाओं की अनुपस्थिति वहाँ पर नहीं है। तो मादा की अनुपस्थिति है नहीं वहाँ पर, मादा की उपस्थिति नहीं है। यानी अगर वहाँ मादाएं नहीं तो जो अंडे हैं वो निषेचित नहीं हो पा रहे हैं। तो वहाँ क्या होगा? अंडे निषेचित नहीं हुआ। तो जो अंडे निषेचित नहीं हो पाए, इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए राज्य वन विभाग जो है वहाँ का, जो गुजरात का राज्य वन विभाग है, उसने एक कार्यक्रम बनाया। कार्यक्रम क्या बनाया? कार्यक्रम का नाम रखा उसने अंडा स्थानांतरण अभियान। अंडा स्थानांतरण अभियान।
एक कार्यक्रम बनाया जिसका नाम रखा अंडा स्थानांतरण अभियान। आगे जो अंडा स्थानांतरण अभियान के तहत क्या हुआ, एक अंडा को जन्म दिया गया, यानी एक अंडे से एक पक्षी बनाया गया, मतलब यही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बनाया गया। अब ये जो बनाया गया है तो याद क्या रखना कि ये पद्धति कौन सी अपनाई गई है, किस पद्धति के तहत बनाया गया है। वो पद्धति का नाम है जंप स्टार्ट। जंप स्टार्ट। हम इस पूरे कार्यक्रम को एक बार फिर से देखें अगर, तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये गुजरात के रण में भी पाए जाते हैं। गुजरात का जो कच्छ का रण का इलाका है वहां भी पाया जाता है, एक चीज। दूसरी चीज, वहाँ मादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं पाई जाती हैं, तो उसकी कमी से होता क्या कि वहाँ के अंडे जो है निषेचित नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए राज्य जीवन विभाग जो है गुजरात का, उसने एक कार्यक्रम बनाया। कार्यक्रम क्या बनाया, अंडा स्थानांतरण अभियान। उसके तहत जंप स्टार्ट पद्धति के तहत उसने क्या किया, ये लुप्तप्राय पक्षी का पहला जन्म बना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पहला जन्म जंप स्टार्ट पद्धति के द्वारा गुजरात के कच्छ के रण में किया गया। तो जंप, अभी कभी पूछ ले कि मान लो सिर्फ यही सवाल पूछ ले कि जो जंप स्टार्ट पद्धति है किससे रिलेटेड है, तो याद होना चाहिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से, अंडे से निषेचन से रिलेटेड है। कहाँ पे किया गया, तो रण में, गुजरात में। बस दो ही चीजें याद रखनी है इसमें। आगे एक टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक ये है, अगला टॉपिक क्या, अगली एक न्यूज है, सिर्फ आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं कि एक न्यूज है वो याद रखनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में एक फैसला दिया है शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड। शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। तो वहाँ के जो जज थे पीके मिश्रा और मनमोहन। पीके मिश्रा और मनमोहन की बेंच ने एक फैसला दिया। फैसला ये दिया कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट में जो शेड्यूल कास्ट है तो वो केवल उसमें जो है हिंदू के, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायी तक ही सीमित है। बस ये बात है कि जो शेड्यूल कास्ट है वो हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म में ही मानी जाएगी। बस अगर पारसी धर्म का ऑप्शन दे तो नहीं, ये गलत। ये एक न्यूज है, इससे सवाल बने ना बने ये तो बहुत मुश्किल काम है, बस एक न्यूज थी तो मैं आपको बता दिया। अगला टॉपिक देखें, अगर अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारे पास कि एक भवसागर रेफरल केंद्र बनाया गया है। भवसागर रेफरल केंद्र बनाया क्या गया कि भवसागर रेफरल केंद्र बना। अब ये कहाँ बनाया गया है, जो भवसागर रेफरल केंद्र है, अब इसका उद्देश्य क्या है, कहाँ पर बनाया गया है, तो हमें ये याद रखना कि भवसागर रेफरल केंद्र कहाँ है। भवसागर रेफरल केंद्र है कोच्चि में। पहला सवाल यहीं से पूछेगा कि भवसागर रेफरल केंद्र कहाँ है, तो भवसागर रेफरल केंद्र है कोच्चि में। एक चीज हमें ये याद करनी है, ठीक है, पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज, जो भवसागर रेफरल केंद्र है इसका एक राष्ट्रीय भंडार के रूप में इसे मान्यता दी गई है। तो इसे क्या किया गया, इसे राष्ट्रीय भंडार के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय भंडार के रूप में मान्यता। अब मान्यता किस लिए दी गई, मान्यता दी गई कि गहरे समुद्र जो जीव, गहरे समुद्र के जीव हैं उनका संरक्षण, गहरे समुद्र के जीव उनके संरक्षण के लिए। दूसरी चीज, अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य भी वही होगा कि जो समुद्री जैव विविधता है, समुद्री जैव विविधता का संरक्षण हो। एक तो इसका संरक्षण होना चाहिए और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि ब्लू इकोनॉमी जो है, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिले, यानी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। दो चीजें हो गई। अब इसको, ये जो इसको राष्ट्रीय भंडार के रूप में मान्यता दी गई, किस एक्ट में है, इसका प्रावधान किस एक्ट में है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका प्रावधान किस एक्ट में है, तो आपको मानना पड़ेगा कि जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, यानी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जो राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम बनाया गया था, उसके एक्ट 2002 में इसे राष्ट्र आधिकारिक दर्जा दिया गया है। तो ये याद रखना है हमें, बस इतना याद रखना है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या याद रखना है कि जो भवसागर रेफरल केंद्र को राष्ट्रीय भंडार के रूप में मान्यता दी गई वो कहाँ है, वो है कोच्चि में। इसका उद्देश्य क्या है, जैव विविधता का संरक्षण है, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, गहरे समुद्री जीवों का संरक्षण है। अब इसको आधिकारिक मान्यता राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जैव विविधता अधिनियम में दिया गया है। अब अगर सवाल गलत करवाना होगा आपको क्या देगा, आपको यहाँ दे देगा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है, गलत। यही चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें जो है वो याद रखनी है इसमें। आगे देखेंगे कि जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक कौन सा है, अगला टॉपिक हमें कि एक एक्ट है जो ठोस कचरा प्रबंधन एक्ट है, ठोस कचरा प्रबंधन एक्ट। ये पहले कब का था, 2016 का था। अब इसे 2026 में क्या किया गया, संशोधित किया गया है।
2026 में इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया संशोधन। तो हमें क्या याद रखना है कि अब जो नया वाला एक्ट है ये कब से प्रभावी हुआ है, तो ये 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, अब ठोस कचरे का एक्ट है तो कचरा प्रबंधन ही इसका उद्देश्य होगा, यानी कचरे का बेहतर पृथक्करण हो। जो कचरे के कई टाइप, सूखा कचरा, गीला कचरा, सैनिटरी कचरा है, तो कचरे का क्या हो, पृथक्करण हो, कचरे का पृथक्करण इसका एक उद्देश्य है। और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, यानी रिसाइकल अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को बढ़ावा देना, चक्रीय अर्थव्यवस्था बढ़ाना है। अब इसमें बदलाव क्या किया गया है, जो एक्ट में है क्या बदलाव किया गया है, वो बदलाव जो किए गए वो इम्पोर्टेंट है। तो बदलाव किया गया है इस एक्ट में, वो हमें याद रखना है कि जो बदलाव किया गया है वो बदलाव है कि जो कचरा है, अब कचरे की 4 श्रेणियां बना दी गई हैं। कचरे की 4 श्रेणियां बना दी गई। 4 श्रेणियां कौन कौन सी, एक है गीला कचरा, एक है सूखा कचरा, एक है सैनिटरी कचरा, और एक है विशेष देखभाल वाले कचरे। तो विशेष देखभाल, अब कुल कितने 4 श्रेणियां बनाई गई हैं, ये याद रखना है हमें। ये याद रखना है कि 4 श्रेणियां बनाई गई, और जो बड़े संस्थान हैं अब उनको कचरे के संग्रह और परिवहन की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, ये एक प्रावधान किया गया है इसमें, ये याद रखना है। इसके अलावा क्या याद रखना है कि जो उद्योग होते हैं, बड़ी इंडस्ट्री जितनी भी हैं, मान लो कोई भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री जो है उसके लिए क्या कहा गया है, उसके लिए एक रूल बनाया गया है कि बड़ी इंडस्ट्री जो आरडीएफ है, आरडीएफ का मतलब क्या होता है, आरडीएफ मतलब रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल, रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल। हम आपको बताते हैं कि है क्या, अगर कभी यही पूछ लिया क्वेश्चन कि आरडीएफ क्या है, तो आरडीएफ क्या है, घरेलू और व्यावसायिक कचरा जो होता है, घरेलू और व्यावसायिक कचरा जो होता है, व्यावसायिक कचरे से ईंधन बनाते हैं, व्यावसायिक कचरे से क्या बनाएंगे, ईंधन बनाएंगे, फ्यूल बनाएंगे। तो ये याद रखना है, घरेलू व्यावसायिक कचरे से जो ईंधन या फ्यूल बनता है उसे आरडीएफ कहते हैं, उसे रिफ्यूज्ड डेराइव्ड फ्यूल कहते हैं, रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल कहते हैं। अब इसके लिए रूल क्या बनाया गया कि अगले 5 वर्षों में, अगले 6 वर्षों में, अगले 6 ईयर्स में इसका 5% से बढ़ाकर 15% तक ले जाने का लक्ष्य है। जो इसका उपयोग है इसे 5% से बढ़ा के 15% करना है। कब, 5 से 15 करना है, 5 से 15 कब करना है, 6 वर्षों में करना है, ये है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि पूरा ठोस कचरा प्रबंधन एक्ट में क्या क्या बदलाव किए गए, तो क्या याद रखना है, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुआ है, एक चीज़। दूसरे केस में क्या है इसका एम, कचरे का पृथक्करण करना है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। बदलाव क्या गया, इसमें 4 श्रेणियां बनाई गई, गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी और विशेष देखभाल वाला कचरा। जो बड़ी इंडस्ट्रियां हैं वो क्या करेंगे, रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल, आरडीएफ है। सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरडीएफ क्या है, तो आरडीएफ है घरेलू और व्यावसायिक कचरे से ईंधन बनाना। अब इसमें क्या किया गया है, लक्ष्य क्या रखा गया कि अगले 6 सालों में इसका लक्ष्य 5% से 15% तक इसे बढ़ाना है। इस आरडीएफ को 5% से ले जाके 15% करना है अगले 6 वर्षों में। एक ये हो गया। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है उड़ान 2.0, जो सरकार की एक स्कीम है उड़ान 2.0। तो इसका नाम क्या है, मॉडिफाइड रीजनल एयर कनेक्टिविटी योजना, मॉडिफाइड रीजनल एयर कनेक्टिविटी योजना, उड़ान 2.0, मॉडिफाइड रीजनल एयर कनेक्टिविटी योजना, ठीक है, ये हो गया। अब इसका लक्ष्य क्या है, उड़ान 2.0 के तहत 100, ये याद रखना सिर्फ कि उड़ान 2.0 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे किस योजना के तहत, वह उड़ान 2.0 के तहत। अब उड़ान 2.0 का एक पार्ट और है, इसका एक पार्ट है IVFRT 3.0। अब मैं बताता हूँ ये है क्या, ये याद रखना है कि इसका एक पार्ट है IVFRT 3.0। ये है क्या, ये है मॉडिफाइड और आसान इमिग्रेशन सिस्टम। ये क्या है, ये है मॉडिफाइड और आसान इमिग्रेशन सिस्टम। अब मैं बताता हूँ आगे, इमिग्रेशन सिस्टम तब है क्या, ये है कि जो
इमिग्रेशन वीजा और विदेशी नागरिक ट्रैकिंग से जुड़ी ये योजना है। ये किससे? इमिग्रेशन वीजा और विदेशी नागरिक की ट्रैकिंग से जुड़ी एक योजना है, इमिग्रेशन से है। किससे? इमिग्रेशन, ठीक है। वीजा से रिलेटेड है और विदेशी नागरिक की ट्रैकिंग से रिलेटेड है। विदेशी नागरिक की ट्रैकिंग से रिलेटेड एक योजना है। अब इस योजना को क्या किया है, 2031 तक यानी 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बस याद रखना कि इस योजना को 2031 तक यानी 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 5 साल की वृद्धि कर दी गई है इसमें। अब मैं बताता हूँ इसको कैसे याद रखेंगे आप। उड़ान 2.0 एक योजना है। मॉडिफाइड रीजनल एयर, आगे मॉडिफाइड रीजनल एयर कनेक्टिविटी योजना, ठीक है। अब इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। अब इसी योजना का एक पार्ट है IVFRT। ये क्या है? ये है मॉडिफाइड एंड आसान इमिग्रेशन। किससे रिलेटेड है? IVFRT इमिग्रेशन से रिलेटेड है, वीजा से है और विदेशी नागरिक की जो ट्रैकिंग है उससे रिलेटेड है। तो इसका क्या है? इसको 2031 तक 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बस इतना याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है इसमें। अगला याद रखना है कि अगली ये आगे क्या याद रखना है इसमें? आगे याद रखना है एक न्यूज़ है। ये हमें याद क्या रखना है इसमें कि न्यूज़ है केरल की। कहाँ की? केरला की। ये न्यूज़ क्या याद रखनी है? इस न्यूज़ में याद रखना है कि जो एक ड्रैगन फ्लाई होता है, ड्रैगन फ्लाई यानी जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? व्याध पतंग। ड्रैगन फ्लाई इसे हिंदी में कहते हैं व्याध पतंग। तो जो ड्रैगन फ्लाई है इसकी एक प्रजाति खोजी गई है केरल में। इसकी क्या हुई है? इसकी खोज हुई है, इसकी एक प्रजाति की गई है। अब उस प्रजाति का नाम क्या है हमें ये याद रखना है। वह प्रजाति का नाम क्या है? उस प्रजाति का नाम है लिरियोथेमिस। उस प्रजाति का नाम है, उसका नाम है लिरियोथेमिस। उस प्रजाति का नाम है लिरियोथेमिस, ठीक है। लिरियोथेमिस कैरेलेसिस। लिरियोथेमिस पूरा नाम है लिरियोथेमिस कैरेलेसिस, याद रखना। अब याद रखना यह प्रजाति किस समूह से संबंधित है। तो जो प्रजाति है ओडोनोट समूह है, ओडोनोट ग्रुप से रिलेटेड है। यह प्रजाति ओडोनोट ग्रुप से रिलेटेड है। बस ये न्यूज है, ये याद रखनी है हमें। आगे पढ़ते हैं। अगली न्यूज ही है, ये भी याद रखने की। एक न्यूज क्या है? वो न्यूज ये है कि बिहार में जो नए सीएम बनाए गए हैं, नए सीएम कौन है? श्री सम्राट चौधरी। तो इनको शपथ किस राज्यपाल ने दिलाई है? याद रखनी है। राज्यपाल कौन था जिन्होंने शपथ दिलाई? राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। ये याद रखना है। और ये बिहार के किस क्रम में कौन से मुख्यमंत्री? बिहार के 24वें यानी 24th मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने कब ली शपथ? 15 अप्रैल 2026। ये 15 अप्रैल 2026 को नहीं, 15 अप्रैल 2024 को तो डिप्टी सीएम बने थे। 15 अप्रैल 2024 को नहीं, 15 अप्रैल यही सही है, सॉरी, ये जो मुझसे गलती हुई है मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, तो इसलिए 15 अप्रैल 2026 को ही ये बने हैं सीएम, ये याद रखना है। आगे देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगला टॉपिक है ट्रांसजेंडर से रिलेटेड। अगला टॉपिक है कि ट्रांसजेंडर एक्ट लाया गया है 2026 का। अब ये क्या है? ट्रांसजेंडर एक्ट में क्या प्रावधान है? ट्रांसजेंडर एक्ट जो है, पहली बात तो ट्रांसजेंडर की परिभाषा जो है उसको ही फिर से परिभाषित किया है इसने। ट्रांसजेंडर की परिभाषा को एक बार इसकी डेफिनेशन बताइए कि क्या इसमें शामिल है और क्या शामिल नहीं है। तो इसने क्या बताया कि जो ट्रांसजेंडर है उसमें क्या शामिल नहीं है। तो जो अगर आप बताया कि अलग अलग, इसने क्या बताया कि अलग अलग यौन रुझान एवं स्वयं द्वारा मानी गई लैंगिक पहचान, अलग अलग यौन रुझान एवं स्वयं द्वारा मानी गई लैंगिक पहचान, यानी अगर कोई व्यक्ति खुद को मानता है कि वह समलैंगिकता में आता है, यानी होमोसेक्सुअलिटी में आता है, तो उसको ट्रांसजेंडर नहीं मानेगा। ये किसको ट्रांसजेंडर मानेगा? ये उसी को ट्रांसजेंडर मानेगा जो पारंपरिक रूप से या सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त है। पारंपरिक रूप या सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त है, यानी जो व्यक्ति सेल्फ मानता, खुद को किसी एक विशेष कैटेगरी का मानता है, ये उस व्यक्ति को ट्रांसजेंडर की मान्यता नहीं देता।
बल्कि मान्यता देता किसको है, मान्यता देगा कि जो पारंपरिक रूप से सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त है। जैसे समाज में एक वर्ड प्रचलित है हिजरा, एक वर्ड क्या प्रचलित है किन्नर, तो इनको मान्यता देता है। एक वर्ड क्या बोलते हैं जोगता, एक और वर्ड है इसी तरह का अरावनी। तो ये जो है जिन्हें हिजरा कहते हैं, किन्नर कहते हैं, जोगता कहते हैं, अरावनी कहते हैं, इनको मान्यता देता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ खुद को मानता है तो उसको मान्यता नहीं देगा, ये याद रखना। इसमें एक चीज बनाई गई है मेडिकल बोर्ड। क्या बनाया गया इसमें, एक नए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। नए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। बस याद रखना कि जो प्राधिकरण को नए मेडिकल बोर्ड के रूप में परिभाषित किया गया है, तो उसका भी गठन इसी में किया गया है। अब यह विधेयक लोकसभा में 24 मार्च को, राज्यसभा में 25 मार्च को पारित हुआ। तो उसमें डेट याद रखनी, डेट इसलिए याद रखनी, कब कभी कभी मंथ पूछ ले अगर कि ट्रांसजेंडर एक्ट किस महीने में पारित हुआ है, किस माह में लाया गया, तो 24 मार्च और 25 मार्च याद रखना। 24 मार्च लोकसभा, 25 मार्च राज्यसभा, ये याद रखना है। अगली स्कीम, अगला देखते हैं। अगला ये है कि जो एक पुल बनाया गया है वो कहाँ, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एक सुरंग बनाई गई है, एक सुरंग बनाई गई है। क्योंकि सुरंग पे सवाल जो है लास्ट ईयर में 2025 या शायद 24 में पूछा गया था, पीसीएस में, यूपी पीसीएस में ये सवाल पूछा गया था, तब वो जम्मू कश्मीर की थी। अब ये सुरंग कहाँ बनाई गई है, ये सुरंग बनाई गई है असम में। ये सुरंग बनाई गई कहाँ, तो असम में बनाई गई है। किस नदी के, तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी के नीचे सुरंग बनाई गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, किस मोड के तहत इसका डेवलपमेंट किया गया है, तो वो मोड है ईपीसी मोड, ये याद रखना है। ईपीसी मोड, ईपीसी मोड का मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मोड के तहत इसका डेवलपमेंट किया गया है। अब इस परियोजना की कुल लंबाई कितनी है, इस परियोजना की कुल लंबाई है 33.7 किलोमीटर। ठीक है, ये कुल लंबाई है जो दो स्थानों को जोड़ेगी। जैसे मान लो ये ऐसे पुल पूरी बनाई गई है, ये नदी है, तो नदी के अंदर कितनी लंबाई है, तो कुल लंबाई मैं आपको बता दिया। जैसे ये नदी है, मान लो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही, तो नदी के अंदर तो आपकी इतनी लंबाई है, लेकिन कुल लंबाई तो इतनी हो गई, तो कुल लंबाई है 33.7 किलोमीटर। ठीक है, अगर पूछे नदी के अंदर की लंबाई कितनी है, नदी के अंदर, तो नदी के अंदर जो इसकी लंबाई वो है 15.79 किलोमीटर। ये याद रखना, ये फैक्ट है जो याद रखना हमें। आगे क्या याद रखना कि कहाँ कहाँ किसको किसको जोड़ेगा, तो ये जोड़ेगा किसको, ये जोड़ेगा गोहपुर, एक क्षेत्र है, गोहपुर को किससे जोड़ेगा, गोहपुर को किससे जोड़ेगा, ये गोहपुर को जोड़ेगा नुमालीगढ़ से, गोहपुर को नुमालीगढ़ से जोड़ेगा। अब गोहपुर कहाँ है, ये नेशनल हाईवे नंबर 15 पे आता है, और नुमालीगढ़ कहाँ है, ये नेशनल हाईवे 715 पे आता है। तो ये तो नहीं याद रखना किस, अगर कभी ये पूछ ले कि नेशनल हाईवे 15 को 715 से जोड़ेगा, ये तो एक सवाल हो गया। अगर ये पूछा जाए आपसे किस हाईवे को किससे जोड़ेगा, एक चीज मुझे क्या लगता है इंपॉर्टेंट चीज लगती है, वो ये लगती है कि किस नदी पर बनाया गया है। जो शाह सेल, ये जो पुल बनाया गया है इसका नाम है जलमग्न सड़क शाह रेल सुरंग। इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम है जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग। अगर ये पूछ ले किस राज्य में है, तो पहली चीज इसका राज्य पूछ सकता है, तो राज्य होना चाहिए असम। नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र, लंबाई पूछे तो 33.7, और सिर्फ पुल की लंबाई तो 15.79। ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे कि अगली न्यूज क्या है। अगला टॉपिक अगर हमें कवर करना है तो अगला टॉपिक है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। अब क्या किया गया, जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में भी मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002, ये 3 चरणीय है। 3 चरणीय प्रावधान किए गए हैं। जैसे एक नेशनल लेवल पे यानी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की जाती है, एक राज्य पे तो राज्य जैव प्रबंधन समिति यानी बीएमसी बनाई जाती हैं, वो लोकल लेवल पे होते हैं। तो इसमें 3 चरणीय जो व्यवस्था है, एक राष्ट्रीय है, एक राज्य का है, एक जैव विविधता बीएमसी यानी जैव विविधता समितियां जो बनाई जाती हैं लोकल लेवल पे बनाई जाती हैं। अब हुआ क्या है, इसमें एक बदलाव किया गया है कि जो भारत में देशी पारिस्थितिकी तंत्र है और कृषि, इस पर जो जैव विविधता पर आक्रामक परग्राही से होने वाले जोखिम हैं
उनसे निपटने के लिए, यानी जो भारत के कृषि, ये भारत के मान लो कृषि या पारिस्थितिकी तंत्र पर जो विदेशी आक्रामक प्रजातियां, यानी जो विदेशी प्रजातियों का अटैक होता है, उससे निपटने के लिए क्या बनाया गया है, एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। बस ये न्यूज है, विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। अब याद क्या रखना है, ठीक है, तो ये विशेषज्ञ समिति किस एक्ट में बनाई गई, तो एक चीज तो ये हो गई कि किस एक्ट में बनाई गई, तो भैया बीडीए एक्ट 2002 में बनाई गई। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज क्या पूछा जाएगा, जो विशेषज्ञ समिति बनाई गई इसका अध्यक्ष कौन है, यह इंपॉर्टेंट है। इसका अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है श्री धनंजय मोहन। और इसका कार्यकाल कितना है समिति का, तो जो विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल है, ये कार्यकाल कितना है, ये कार्यकाल है 2 वर्ष। ये चीज हमें याद रखनी है, कार्यकाल कितना है, 2 वर्ष। विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है, वो है श्री धनंजय मोहन। ये याद रखना है, जो बीडीए एक्ट 2002 के तहत बनाई गई है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम कि जो होर्मुज जलडमरू मध्य है, यानी अगला आपको टॉपिक पढ़ाएंगे हम ऊर्जा सुरक्षा ऑपरेशन, ऊर्जा सुरक्षा ऑपरेशन। ठीक है, ये है अगला टॉपिक। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा सुरक्षा ऑपरेशन ये किसने किया, ये किया है भारतीय नौसेना द्वारा। पहली चीज याद रखने की, भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है। अब ये कहाँ किया गया, ये किया गया होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास, यानी होर्मुज के पास। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई कि जो अभी संकट चल रहा है, ईरान अमेरिका जो इजराइल युद्ध चल रहा था, इसके कारण जो संकट पड़ा ऊर्जा, उसके लिए की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य का जो ऊर्जा आपूर्ति लाइन है, जो भारत की ऊर्जा आपूर्ति लाइनें हैं, उनको सुरक्षा देना था। भारत की ऊर्जा आपूर्ति लाइन जो है उनको सुरक्षा देना था, ऊर्जा आपूर्ति लाइन को सुरक्षा देना था, इसका उद्देश्य था। अब होता क्या, जो होर्मुज का इंपॉर्टेंस है, होर्मुज से दुनिया का जो 20%, दुनिया का 20% जो तेल है, दुनिया के 20% तेल का जो व्यापार है, वो ट्रेड यही होर्मुज के रास्ते ही होती है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस था। अब जब इसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे तो हम आगे देखेंगे कि होर्मुज जो है कहाँ पर है, इसकी एक लोकेशन याद रखनी है। होर्मुज कहाँ है, तो होर्मुज है फारस की खाड़ी, यानी पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फारस और ओमान की खाड़ी के बीच में होर्मुज जलडमरू मध्य है। यानी होर्मुज जलडमरू मध्य हम लोग देखते हैं तो ये देख लेंगे कि होर्मुज स्ट्रेट किसको किसको जोड़ते हैं, ये आपका काम है कि होर्मुज स्ट्रेट किसको किसको जोड़ती है, ये आपका काम है, HW में करके आइए। आगे कि जो होर्मुज जलमार्ग है, ये कितना है, इसकी लंबाई शायद 33 किलोमीटर चौड़ा एक मार्ग है, जो पर्सियन गल्फ और ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है, ये याद रखना है। दूसरी चीज, एक जहाँ तक मुझे अनुमान क्या लगता है कि इस बार क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि जो इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों के नाम, जो भारत के जहाज जो इस इलाके से तेल लेके आए हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। तो जैसे LPG लाए थे 2 जहाज, उनके नाम थे, एक का नाम था शिवालिक, एक का नाम था नंदा देवी, तो ये 2 नाम हो गए। ठीक है, अब ये दोनों कहाँ थे, ये दोनों पहुंचे थे उस रास्ते से गुजरात, ये याद रखना। दूसरा ग्रीन सानवी एक जहाज का नाम था, एक जहाज था ग्रीन सानवी, ये याद रखना है। दूसरा एक जहाज क्या था, जग विक्रम, जग विक्रम एक जहाज का नाम था। एक जहाज का नाम क्या था, सीबर्ड, सीबर्ड 2। तो अगर कभी पूछ ले कि जग विक्रम, सीबर्ड 2 या शिवालिक, नंदा देवी क्या है, ऑप्शन में दे दे, तब याद रखनी है हमें बस, और इससे ज़्यादा इसका कोई यूज नहीं। अगला क्या है, अगला है कि इकोसॉक। इकोसॉक के कुछ कार्यक्रमों में भारत को, इसके कुछ कार्यक्रमों में भारत को निर्वाचित किया कि भारत उनकी मेजबानी करेगा, यानी भारत उनमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि हम कौन कौन से, तो पहले हम याद रखें कि UN जो है यूनाइटेड नेशन, इसके 6 टोटल पार्ट है, इसके कितने अंग है, 6 बॉडी है, इसके 6 बॉडी हैं, 6 अंग हैं। अब 6 अंग कौन कौन से हैं ये याद रखना है। 6 अंग में आता है UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक आता है जनरल असेंबली महासभा, तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तीसरा हो गया। चौथा क्या आता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, चौथा आ गया ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा क्या आता है, पांचवा आता है सेक्रेटरीट यानी सचिवालय, और छठा क्या आता है, छठा आता है इकोसॉक। ये टोटल UN के 6 अंग हो गए, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और UNC।
अब इसमें याद रखना आईसीजे को छोड़कर, यानी आईसीजे का जो हेड, इसका हेडक्वार्टर है, इसको छोड़ के इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग। द हेग कहाँ पर पड़ेगा? द हेग पड़ेगा नीदरलैंड, सॉरी, इसका हेड ऑफिस हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा? द हेग में पड़ेगा। और क्या याद रखना, जो पांचों हैं, बाकी पांचों का जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, ये पड़ेगा न्यूयॉर्क में। तो ये जरूरी है ना, क्योंकि एक ही का अलग है, तो याद रखना कि आईसीजे का कभी कभी गलत करवाने के लिए आपको दे देगा आईसीसी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम, तो ये गलत हो जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल, तो ये गलत हो जाएगा, आईसीजे ही है, ये याद रखना है हमें बस। आगे हम क्या देखेंगे, जो ये पूरी न्यूज़ थी, एक थी क्या, तो इकोसॉक में कुछ पार्ट है इकोसॉक के। अब इकोसॉक के कौन कौन से पार्ट है जिसमें भारत को क्या किया गया है? भारत को उसमें जिन निकायों में भारत को चुना गया है कि भारत इन निकायों में अपना विचार रखेगा, यानी निकायों में अपनी प्रस्तुति देगा। अब वो कौन कौन से निकाय, उनमें है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास आयोग, ये नाम याद रखने पड़ेंगे, विज्ञान और विकास प्रौद्योगिकी आयोग, ठीक है। एक दूसरा क्या है, गैर एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन का मतलब एनजीओ की समिति, एक है, दो दो हो गए। एक तीसरा क्या है, एक तीसरा है, वो है कार्यक्रम एवं समन्वय समिति, यानी सीपीसी, सीपीसी, इसका मतलब कार्यक्रम एवं समन्वय समिति, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या भारत इसमें चुना गया है कि भारत जो है इनमें पार्टिसिपेट करेगा, बस यही याद रखना है। बाकी इसका क्या काम है ये सब नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा और इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। अगला टॉपिक अगर हम देखेंगे तो अगला टॉपिक होगा हमारा, वो होगा रायसीना डायलॉग, रायसीना संवाद, यानी रायसीना डायलॉग, ये याद रखना भी किसके द्वारा होता है। तो याद रखना कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और प्लस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का साझेदारी का प्रयास है, ये एक के साझे में होता है, ठीक है, एक चीज़। अब ये 11वां रायसीना कहाँ हुआ है? 11वां रायसीना कहाँ हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली। अब इसके उद्घाटन किसने किया, अगर कभी यही पूछ लिया जाए किसका उद्घाटन विदेश मंत्री द्वारा किया जाता, नहीं, इसका उद्घाटन किया गया है श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये याद रखना कि इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही किया गया है। और इसमें जो इस बार के मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? फिनलैंड के राष्ट्रपति थे। इस बार के जो अतिथि थे वो कौन थे? वो थे राष्ट्रपति कहाँ के? फिनलैंड के। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब, अलेक्जेंडर स्टब नाम है उनका। सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सी चीज़ है? सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है इस सम्मेलन की थीम क्या थी? इसकी थीम थी संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति, ये इसकी थीम थी। यानी अगर इसकी थीम याद रखनी है तो संस्कार, असर्सन, सामंजस्य का मतलब अकोमोडेशन, और आगे उन्नति मतलब एडवांसमेंट, यानी याद रखना SAAA, S3A इसकी थीम थी, ये याद रखना है। किसकी थीम है? ये थीम है रायसीना डायलॉग की। अब रायसीना डायलॉग कब होता है? एक वार्षिक सम्मेलन, यानी वर्ष में एक बार होता है। अगर कभी पूछ ले द्विवार्षिक है या मासिक है तो ठीक है। पहली बार कब किया गया था? ये फर्स्ट बार जब किया गया था, ये किया गया था 2016 में। फर्स्ट बार कब किया गया? फर्स्ट बार किया गया 2016 में। ये चीज़ याद रखनी है हमें। और जो इसका रायसीना नाम रखा गया है वो नई दिल्ली की रायसीना हिल्स के नाम पर रखा गया है, ये याद रखना है। एक इसी तरह का सम्मेलन होता है, सेम इसी की तर्ज पे जो सम्मेलन होता है, किसके तर्ज पे शुरू किया गया था, यानी इसी तरह के कुछ सम्मेलन और होते हैं विदेशों में। जैसे एक जर्मनी में सम्मेलन होता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन। कभी पूछ ले कि म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ? जर्मनी, ठीक। और सिंगापुर में क्या होता है? सांगरी ला संवाद, एक ऐसा ही सम्मेलन सिंगापुर में भी होता है, उसका नाम है सांगरी ला संवाद, सांगरी ला संवाद, ये सिंगापुर में होता है। आगे देखेंगे हम अगला। अगला क्या है? अगला है कि जो
फिनलैंड के राष्ट्रपति आए हैं, इन्होंने एक समझौता भी किया। इसी में देख लेते हैं कि जो फिनलैंड के राष्ट्रपति आए हैं, इन्होंने एक समझौता भी किया है भारत के देश के साथ में। इन्होंने एक समझौता क्या किया, इन्होंने कहा कि विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच यानी वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, क्या मतलब होगा इसका, विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की जो मेजबानी होगी भारत और फिनलैंड मिलकर करेंगे, मेजबानी यानी इसकी मेजबानी भारत प्लस फिनलैंड मिलकर करेगा, बस ये याद रखना है। आगे जो आगे है ट्राई क्या है, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं लगती मुझे, लेकिन मैं आपको कराया दे रहा हूँ ऐसे जानकारी के लिए, कभी मेंस का आंसर लिखना हो तो उसमें आप लिख सकते हैं। जो ट्राई की एक रिपोर्ट आई है उसमें ट्राई ने क्या बताया है, ट्राई ने बताया है कि जो दिसंबर 2025 तक यानी दिसंबर 2025 तक जो भारत में टेलीफोन उपभोक्ता हैं यानी टेलीफोन कंज्यूमर की जो संख्या है, टेलीफोन कंज्यूमर यानी टेलीफोन उपभोक्ता की कुल संख्या जो है वह 1306 मिलियन। अब इसमें से 1258 मिलियन जो है ये वायरलेस फ़ोन यूज कर रहे हैं, वायरलेस जैसा हम सब आप यूज करते हैं, और 47 मिलियन लोग ये वायर्ड वाला यूज कर रहे हैं। तो ये याद रखना कि वायर्ड वाला ये इतने लोग यूज कर रहे हैं। और इसने क्या बताया, एक टर्म होता है टेली डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पूछा जा सकता है। टेली डेंसिटी क्या है, टेली डेंसिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी है, प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या, टेलीफोन कनेक्शंस की संख्या कितनी है ये हमें पता होना चाहिए बस। प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या कितनी है। अगर कभी पूछे टेली डेंसिटी सबसे कम कहाँ है, सबसे कम कहाँ पाई गई, सबसे कम है बिहार में, टेली डेंसिटी सबसे कम बिहार में है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये लो है। और हाई कहाँ है, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा है दिल्ली में। ये याद रखना, टेली डेंसिटी के बारे में ये दो चीज़ें याद रखनी है हमें। आगे एक चीज़ और याद रखनी है, वो है कि यशोदा और कृष्ण की एक पेंटिंग अभी चर्चा में रही है, चर्चा में कह रहे हैं यशोदा कृष्ण की पेंटिंग, ये पेंटिंग आज तक के इतिहास में भारत के सबसे महंगी बिकी है। इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था राजा रवि वर्मा ने। तो कितने की बिकी है, बिकी है लगभग 167 करोड़ रुपए की, 167 करोड़ की बिकी। भारत के इतिहास की आज तक की सबसे महंगी पेंटिंग है यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग, सबसे महंगी बिकी, ये याद रखना है। दूसरी चीज कि जो पेंटिंग से पहले इस रिकॉर्ड किसके नाम था, रिकॉर्ड था MF हुसैन के नाम, MF हुसैन के नाम। मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी सवाल क्या पूछता है, सवाल पूछता है कि जो भारत हाल ही में यशोदा कृष्ण की पेंटिंग जो राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई है, इसने विश्व पे रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन इससे पहले पूर्व रिकॉर्ड किसके नाम पे था, तो ये याद रखना है कि MF हुसैन के नाम पे रिकॉर्ड था। इसलिए हमें याद रखना कि यशोदा कृष्ण की पेंटिंग तो राजा रवि वर्मा ने बनाई है, लेकिन जो ये वाली है ये याद रखना कि ये क्या है, MF हुसैन के नाम इससे पहले का रिकॉर्ड था। ये वाला सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे 2 पार्ट और पढ़ाऊंगा राष्ट्रीय घटनाक्रम के, उसमें पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं भी समझता हूँ कि जो घटना समसामयिक घटनासार है थोड़ा बोरिंग है, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँ जो सारे बच्चे याद करके एग्जाम तक जा पाएँ। यानी अगर कोई भी जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है उसने करंट के जितने सवाल किए, अगर उसने लगभग मान लो 25 में से 18 सवाल बना लिए, तो मेरी कोशिश की 15 से 18 सवाल आप लोग भी बना पाओ, इतनी कोशिश के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि पूरे 25 के 25 सवाल बना पाना तो लगभग असंभव है करंट अफेयर्स में, लेकिन 18 भी बना पा रहे हैं अगर आप तो बहुत हैं। तो मेरी कोशिश है कि 15 से 18 सवाल आप आराम से बना पाओ। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं कर रहा हूँ कि ज़्यादा फैक्ट आपको नहीं दे रहा हूँ, आपको उतनी चीज़ें और उतनी समझ डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ आप में, कि आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ और उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर ढूंढ पाएँ। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। आगे 2 पार्ट और पढ़ाऊंगा मैं इसके, फिर इसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट हो जाएगा।